नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और देखिए, जब भी किसान की बात आती है तो वाकई आप समझ सकते हैं कि किसान की वजह से ही देश की, अगर आप बात करें, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है। और जब किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो देश तरक्की करेगा। और यही वजह है कि लगातार ये कोशिश की जाती है कि आखिर किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। तो इसी के मद्देनजर हम लोग फ्यूचर फार्मिंग को लेकर बातचीत करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं राजीव रंजन चौबे जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनार इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। राजीव जी, मुझे लगता है कि देखिए, किसानों पर बातचीत होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी पहल होती है। और लगातार आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब हमारा कृषि क्षेत्र में तरक्की होगा। सबसे बड़ी बात राजीव जी, देखिए, किसानों की जब हम बात कर लेते हैं तो किसानों की आमदनी बढ़ाने में एमएसपी से, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर मदद नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा सवाल है सबके मन में, तो किसानों को कैसे फायदा होगा, इसके लिए क्या कुछ उपाय बरतने चाहिए? देखिए अंजलि जी, एक बात समझना पड़ेगा, किसानों को भी समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। एमएसपी किसी भी प्रोडक्ट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। बिल्कुल। आप जब किसान अन्न पैदा करता है और उसका खपत कौन करता है? उपभोक्ता। और किसी भी अन्न का या किसी भी अनाज क्या है, उससे उत्पादित प्रोडक्ट का जो एंड यूजर है, उपभोक्ता, वही उसका सबसे ज्यादा कीमत देता है जी, जिसको हम लोग एमआरपी कहते हैं। उपभोक्ता जो सामान खरीदता है वो एमएसपी में कभी नहीं खरीदता। किसी भी उपभोक्ता के पास एमएसपी के दर से सामान नहीं पहुंचता है, उसको एमआरपी अदा करना पड़ता है। या यदि जो सामान आप जो भी खरीदे, अगर गेहूं की बात लें तो गेहूं से लेकर मक्का से लेकर चावल से लेकर सब कुछ एमआरपी की कीमत पर मिलती है उपभोक्ताओं को। तो किसान जब तक एमआरपी नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसके फसल का उसको मैक्सिमम प्राइस कैसे मिलेगा? आज भी वो 18 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए, 19 रुपए, 22 रुपए, 63 रुपए, इन सभी के बीच में उलझा हुआ है। और उपभोक्ता को आप देखिए, कोई भी चीज जो एमएसपी पर किसानों से ली जाती है उसका कोई भी लाभ उपभोक्ता को नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर उपभोक्ता को भी लाभ मिले, किसानों को भी लाभ मिले, तो हमें एमएसपी से लेकर एमआरपी तक का सफर तय कराना पड़ेगा किसानों को। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसानों को इसके बारे में अवेयर भी रहना है। राजीव जी, अगर एमएसपी की, जैसा कि आपने बताया, तो एमएसपी से लेकर एमआरपी तक का सफर किसान तय कैसे करेगा? क्योंकि सवाल ये उठता है कि कई बार, जैसा कि आपने भी कहा, कि देखिए, किसानों के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो किस तरह से किसानों को ये बात समझाया जाए? मैं चलिए इस बार आपको एक मक्के का उदाहरण लेता हूं। बिहार में मक्के की काफी खेती होती है और 3 प्रमुख फसलों में से एक मक्का भी है। मक्के की बिक्री, किसान जब पैदा करता है मक्का तो उसको 12 से 15 रुपए की कीमत पे बेच देता है अमूमन, और मैक्सिमम 18 रुपए की प्राइस तक में मक्का बिकता है। और मक्का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट भी है। और किसान जब उसकी खेती करता है तो ये सोच के करता है शायद मुझे इससे अधिकतम आमदनी हो, लेकिन होता नहीं है ऐसा। आज 15 रुपए, 12 रुपए में या 18 रुपए में मक्का बेचने के बावजूद भी किसान की स्थिति नहीं सुधरी है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि किसान क्या करे ताकि उस खेत उसके पास वही है, सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, लोग सीमित है खेती करने वाले, तो मक्के से आमदनी कैसे बढ़े? तो उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक मक्के का प्रसंस्करण नहीं होगा, आपको मैं उदाहरण देता हूं कि मक्के के प्रसंस्करण से कैसे किसान को फायदा होगा। आप मक्के का एक सिंपल फॉर्म ले लीजिए, उसके आटे, मक्के का आटा। अब मक्के का आटा मार्केट में 40 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो तक बिकता है। आप किसी भी माध्यम पे जाके देखिए, आप गूगल पर सर्च करें या किसी चीज पे जाकर सर्च करें, आप कॉर्नफ्लोर के नाम से देखें कि कॉर्नफ्लोर कैसे बिकता है। मल्टीपल यूजेस है कॉर्नफ्लोर का। उपभोक्ता जो है वो कॉर्नफ्लोर खरीदता है, मक्का कभी नहीं खरीदता। अगर मक्का खरीदता भी है तो मक्के का दूसरा प्रसंस्कृत रूप खरीदता है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग स्वीट कॉर्न बोलते हैं। अब स्वीट कॉर्न क्या है? स्वीट कॉर्न एक मक्के को जब आप उबाल देंगे, उबाल कर जब ठंडा कर देते हैं किसी भी मक्के को छील लेना है, उसको उबाल लेना है, उबाल कर सुखाकर उसको पैक कर देना है, उसका नाम हो गया स्वीट कॉर्न। अब आप स्वीट कॉर्न की कीमत अगर देखेंगे तो स्वीट कॉर्न लगभग 100 से 130 रुपए किलो के दर पे उपभोक्ता खरीदता है जी। सबके घरों में, हम आप जितने भी घर हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम लोग भी उपभोक्ता हैं, हम लोग भी स्वीट कॉर्न खरीद कर लाते हैं। आप दूसरा देखें, जो हम ब्रेकफास्ट सीरियल्स के रूप में कहते हैं, उसमें भी मक्के का बहुत यूज होता है, जिसको कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं। बिल्कुल। अब कॉर्नफ्लेक्स की कीमत भी आप देखें, कॉर्नफ्लेक्स भी कहीं भी 200-300 रुपए किलो से कम नहीं मिलता है। आप ये बताइए कि जो 15 रुपए का चीज है वही प्रसंस्कृत होकर 300 रुपए तक उसकी कीमत चली जा रही है। ठीक है, इनके प्रसंस्करण में आप स्वीट कॉर्न बनाने में कौन सी ऐसी दिक्कत है या कौन सी ऐसी बहुत बड़ी तकनीक हो गई है जो किसान नहीं कर सकता? उसको छील कर मक्के को, उसके दानों को निकालकर उसको उबालना है, उबालकर सुखाकर और उसको वापस पैक कर देना है, वो स्वीट कॉर्न हो गया। और आधा उबालना है
ना प्रोसेसिंग की डिफरेंट डिफरेंट प्रक्रिया से गुजरना है। जी। मक्के का आटा बनाने के लिए अगर कॉर्नफ्लोर बनाना है तो उसको एक अपने घर में एक मिनी प्रोसेसिंग मिल लगानी पड़ेगी, जिससे वो मक्के को पिसाई कर सके, फाइन पिसाई कर सके। 3 तरह की पिसाई होगी, एक रिफाइंड कर देगा, अगर अत्यधिक प्रोसेसिंग कर लेगा उससे उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। कॉर्नफ्लेक्स बनाता है उससे आमदनी बढ़ जाएगी। यानी तमाम, और कॉर्नफ्लोर से तो कई तरह के और स्नैक्स भी बनते हैं। बिल्कुल। मसलन आप कस्टर्ड से लेके तमाम बहुत सारे स्नैक्स हैं, नमकीन है, पापड़ हैं, तमाम बहुत सारी चीज़ें मक्के के आटे से बनते हैं। तो किसान को प्रोसेसिंग का महत्व समझना पड़ेगा और उपभोक्ता तक जुड़ना पड़ेगा। उपभोक्ता तक जब तक जुड़ेगा नहीं, उसको किसी भी फसल का मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में एमआरपी कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको प्रोवाइड करती हैं, जब तक किसान को अब उसके फसल का मैक्सिमम कीमत नहीं मिलेगा तब तक उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी। वाकई ये तो बहुत सिंपल सी महत्वपूर्ण बात और बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताया राजीव जी आपने, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर पॉपकॉर्न की बात कर ली जाए, वही आप देखते हैं कि जिस तरह से उसके और उसके प्राइस में कितना डिफरेंस होता है। महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है राजीव जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसानों की अगर बात की जाए, जिस तरह से किसान उत्पाद को करते हैं तो उपभोक्ता इसको अपनाएगा? इसके लिए किस तरह से और अवेयर होना चाहिए किसान को, क्या कुछ प्रक्रिया अपनानी चाहिए? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर किसान उत्पादन करने लगेगा तो सबसे पहले लोगों को शंका होती है कि उसकी गुणवत्ता कैसे रहेगी और उपभोक्ता कैसे उसको खरीदेगा। तमाम, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, बड़ा नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, चपरासी हो, कोई भी हो, अगर वो घर में अपने जब लौटता है ना, कोई भी व्यापार करता हो, अनाज जरूर खाता है। अब जब आप रोटी का निवाला खाते हैं, क्या आपने सोचा है कि ये कंपनी ने इसको बना के दिया है, जो आटा हमें दिया कंपनी ने, या इसमें किसी किसान का खून पसीना लगा हुआ है? उसने दोपहर में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में खेतों में जाकर उसके लिए पसीना बहाया होगा, मेहनत की होगी, उसके लिए अपना हल चलाया होगा, तब जाकर उसने ये गेहूं उपजाया है, जिसको लेकर विभिन्न कंपनियां उसको प्रोसेस कर हम लोगों के थाली तक पहुंचाती हैं। तो ये बताइए कि जिस किसान की बदौलत हमारा भोजन चलता है, जिसको हम लोग अन्नदाता भी कहते हैं, अगर अन्नदाता कल सीधा बेचने लगता है सामान आप तक, और कैसे लोग नहीं खरीदेंगे? ये कंपनियां भी कहां से लेकर आती हैं माल, ये कहां से कच्चा माल लाती हैं? अगर किसान नहीं हो तो किसी का पेट चलेगा? बिल्कुल। कोई खा सकता है अनाज? आज अगर आप मान लीजिए कि जैसे जवान ना हो, ये तो वही बात होगी कि अगर जवान ना हो हमारे बॉर्डर पे तो क्या हम घरों में चैन से सो सकते हैं? उसी तरह से अगर किसान खेतों में नहीं होगा ना मैडम, तो कोई भी आदमी खा नहीं सकता है। हम बिल्कुल औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, हम कोई टेलीविजन और क्या कहते हैं, कोई मोबाइल और अन्य जितनी तकनीकी आ जाए, हम उसको खाकर नहीं जिंदा रह सकते। हमको अनाज ही खाना है, और अनाज कौन उपजाता है? किसान। अगर किसान पैदा करता है और वो अपना अनाज बेचता है किसी दूसरी कंपनियों को, उनसे प्रसंस्कृत सामान लेकर आप खरीद सकते हैं। अगर कल किसान आपको प्रसंस्कृत करके देने लगे तो उसमें आपको क्या दिक्कत है भाई? और बिल्कुल अपनाना चाहिए। हम सब किसान परिवार से हैं। इस देश का 70% आबादी किसान के परिवार से है। और अफसोस की बात ये देखिए कि सबसे गरीब, जिस 70% आबादी जिस जो निर्भर है, वो सबसे गरीब वही है। आप सबसे सस्ता सामान किसका खरीदते हैं? किसानों का। ठीक है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने इस देश में अगर कोई सबसे सस्ता है ना उपलब्ध है तो वो किसान है। किसान से सस्ता कोई है नहीं, किसान से सस्ती जिंदगी किसी की नहीं है। आप वो देखिए, गांव में जाके देखिए किस स्थिति में रहता है, सर्दी गर्मी बरसात सब में खेतों में जाता है। अगर न जाए बेचारा तो उसके खेत की फसल नहीं होगी, और तमाम कई लोगों की, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है उसकी उसी खेती पे। जी बिल्कुल। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तो 70 नहीं 90% लोग खेती पर निर्भर हैं, या खेती से आधारित उद्योगों पे। जी ये बताइए, ऐसे में अगर हम उन पर, किसान जो अन्नदाता है, जो उसका मूल कारण है, उसके उत्पाद को नहीं खरीदेंगे तो किसका खरीदेंगे? बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी पहल है। देखिए, क्योंकि अगर हम किसानों की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, तो ये बदलाव लाना ही होगा। राजीव जी, जिस तरह से आपकी कंपनी लगातार किसानों के लिए कदम उठा रही है, मदद कर रही है, तो जानना चाहेंगे सबसे बड़ी बात एमआरपी की, जब जैसे कि पहले भी मैंने पूछा, तो किस तरह से मदद कर रही है किसानों को एमआरपी तक पहुंचने में? दूसरी बात देखिए, किसानों के उत्पाद की पैकिंग की बात आपने कही कि देखिए जिस तरह से अगर किसान आगे बढ़ेंगे तो, और होनी भी चाहिए, तो उसके उत्पाद की पैकिंग कैसे होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि हम लोग कैसे किसान की मदद कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि किसान को फूड प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। किसान के पास सिर्फ एक ही समस्या है, वो खेती में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास कोई समय नहीं है। वो बाजार में जाके किसी दूसरे से सलाह लेने की भी उसके पास फुर्सत नहीं है कि किस तरह का प्रसंस्करण उद्योग लगाए, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से लाए, अगर उसके लिए ऋण की जरूरत हो तो किन बैंकों का चक्कर काटे, अगर उसके बाद अगर ये सब करने के बाद भी अगर उसने अपना उद्योग लगा लिया तो उसका माल कहाँ बेचे, सामान कहाँ बेचे, कैसे बेचे, क्योंकि गांव में तो कोई खरीदेगा नहीं।
उसको तो सामान विश्व के बाजार में पहुंचाना है। और आज आपको मालूम है कि मार्केटिंग का जमाना है। किसान अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ये बड़ी कंपनियों के मुकाबले कैसे कर सकता है? इन्हीं सब चीजों की कमियों को दूर करने के लिए हम किसानों के साथ खड़े हो बैठे हैं। हम किसान को, हम अपने हर बिहार के लगभग जितने पंचायत हैं, हर पंचायतों में हम अपना एक प्रतिनिधि रख रहे हैं और प्रतिनिधि के माध्यम से किसान को घर बैठे हम सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ये सलाह दे रहे हैं कि तुम अपने फसल के आधार पर किस तरह का उत्पाद बनाओ, उसको किस तरह का तुम उत्पाद बनाओगे, कितनी आमदनी होगी, उत्पाद लगाओ। उसके लिए अगर आवश्यक ऋण की भी जरूरत है तो उसके बदले हम लोग भाग दौड़ करके उसको ऋण दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ऋण दिलवाएंगे और साथ में साथ अगर उसको जरूरत हुई तो उसके जो उत्पादित प्रोडक्ट है उसको अपने ई कॉमर्स पोर्टल से हम उसको बेच भी रहे हैं पूरी दुनिया में। क्योंकि अगर किसानों के प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम अगर पूरा पहल नहीं करेंगे, उसके बदले अगर हम उसके मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कहां से कर पाएगा वो। और जब किसानों का प्रोडक्ट अवेलेबल होगा मार्केट में, जब लोगों को पता चलेगा कि आप एक ऐसा है जगह जहां से आप पूरे किसानों की चीजों को सीधे खरीद सकते हैं, तो मेरा मानना है कि पूरी दुनिया खरीदेगी। हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, पूरे विश्व भर के लोग खरीदेंगे किसानों का सामान। अल्टीमेटली वही अन्नदाता है, वही है जो कि उसको पैदा करता है, वही है जो कि हमारे पेट को भरता है, जिसके लिए हम खाकर जिंदा रहते हैं। तो किसान को एमएसपी से एमआरपी तक का सफर तय करना जो लोगों ने मुश्किल बनाया है, जिस तरह की उसकी मुश्किलें खड़ा की हैं लोगों ने उसके राह में, उसी मुश्किलों को दूर करने के लिए हमने ये तरीका अपनाया है। किसान को घर बैठे मदद दी जाए, हर तरह की मदद दी जाए, जिससे कि बिल्कुल एक गैप ये कम होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देखिए जो किसान अन्नदाता है, जो इतनी मेहनत करता है और सीधे तौर पर अगर फायदा हो जाए तो मुझे लगता है कि जो आप समझिए उपभोक्ता हैं उनके लिए भी फायदे की बात है। बस यही कमी रह जाती है कि जिस तरह से आप जैसे लोग इस तरह से पहल कर रहे हैं, इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल राजीव जी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं सूक्ष्म खाद की बात कर ले, इकाई लगाने में लगभग कितना खर्च आएगा? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या होता है ना कि कई बार किसान भी डर जाते हैं कि आखिर कितना खर्च आएगा, कैसे करना है, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी करनी पड़ेगी? जी जी बिल्कुल। देखिए, एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए जो मेरा आकलन है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए 10,000 से लेकर वो 10 लाख तक की इकाई भी रख सकती है। लेकिन अमूमन जो किसानों को हम लोग सलाह दे रहे हैं वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक के अंदर की इकाई है, छोटी इकाई। सरकार तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई के रूप में 1 करोड़ से कम लागत वाली इकाई को भी सूक्ष्म मांगती है, लेकिन हम लोग 10,000 से लेकर 1 लाख तक की इकाई को सूक्ष्म मान रहे हैं किसान के लिए। वो इकाई की कीमत भले ही 10 लाख होगी, लेकिन किसान के लिए उसमें मशीन का जो लागत होगा ना, क्योंकि किसान के पास सब कुछ है, कच्चा माल वो खुद उपजा रहा है, बिल्कुल मजदूर उसके लेबर उसको कहीं बाहर से नहीं लेना, घर में उसके लोग हैं जो खेती में काम करते हैं, वही उसके कारखाने में भी काम कर लेंगे, कारखाना उसका घर में है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारी सहूलियतें भी हैं। बाकी कंपनियां जो खाद्य प्रसंस्करण करती हैं उनको कच्चे माल के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है, और अगर किसान खाद्य प्रसंस्करण करने लगेगा तो उसको ना बाजार पर निर्भर रहना पड़ेगा कच्चे माल के लिए, ना उसमें काम करने के लिए मजदूरों पर दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, वो खुद ही उसमें काम करेगा। तो यानी ये छोटे छोटे जो यूनिट है वो खुद आत्मनिर्भर यूनिट होंगे। और ऐसे में अब एक ही खाली उनके लिए रह गया चैलेंज कि उसका सामान कैसे बिकेगा, जिसमें हम उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए खास करके एक ई कॉमर्स पोर्टल का निर्माण किया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ, फिर मैं दोहरा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ किसानों का ही उत्पाद पूरी दुनिया में बेचा जाएगा। हम किसी अन्य और किसी ना अन्य कंपनी ना किसी अन्य बनाने वाली कंपनियों का सामान उस पर बेचेंगे, सिर्फ किसानों का उत्पाद को बेचेंगे दुनिया भर में। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने बताया कि देखिए 10,000 से लेकर 10 लाख तक भी खर्चा आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से किसान किस तरह से यूनिट लगाना चाहते हैं। तो अगर कोई सामान्य किसान परिवार है राजीव जी, जिसके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन हो, तो क्या वो भी इसके लिए कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। सामान्य तौर पर नहीं, भारत में ज्यादातर किसानों
की जो संख्या है उसमें से अधिकतर किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है। बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 एकड़ से कम जमीन हो तब भी वो खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगा सकता है अपने फसल के आधार पर, अपने उत्पाद के आधार पर, क्योंकि ये इकाई जो है वो छोटी छोटी लगानी है, उसको बड़ी नहीं लगानी है। हमें मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आज वो अपनी खेती से जो भी कमा रहा है, अगर खेती से कमा रहा है, मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए महीने की आमदनी हो रही है, अगर उसने घर में अपनी इकाई लगा ली एक छोटी, उसकी आमदनी 5 से 10 गुना बढ़ जाएगी। वो 5 लाख से 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर देगा। मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में आपको बताया, मक्के का उदाहरण दिया कि मान लीजिए मक्का वो बेचता है 15 रुपए किलो, और उसी मक्के का आटा अगर वो 60 रुपए किलो बेचता है तो उसकी आमदनी चौगुनी हो गई। अगर उसने कॉर्नफ्लेक्स बना लिया तो उसकी आमदनी 20 गुना बढ़ गई। अगर उसने मक्के का स्वीट कॉर्न बना लिया तो उसकी आमदनी 6 गुना बढ़ गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि उसकी आमदनी में कितना गुना इजाफा हो सकता है अगर वो सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगा ले। बिल्कुल। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना खेत है उसके पास या कितना नहीं है, जितना भी खेत हो उसी में वो अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। बिल्कुल, अगर इस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए तो एक कहा जा सकता है कि एक बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि किसानों की बात की जाए तो एक बदलाव होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं बात कर लेते हैं राजीव जी, जैसा कि आप ये भी देखते हैं और ये बखूबी है कि कितने ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन किसान हैं, खासकर जो दूसरों से जमीन लेकर खेती करते हैं, तो उनके लिए कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए, उनके लिए किस तरह से काम करना चाहिए? अब ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जो गांव में ऐसे कई किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं लेकिन फिर भी खेती करते हैं, वो दूसरों की जमीन, बिहार में उसको बटैया बोलते हैं, वो दूसरे की जमीन लेकर खेती करते हैं। ऐसे किसानों को तो आर्थिक मदद भी नहीं मिल पाता, क्योंकि जो सरकार की योजना है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, अगर उसमें उनकी अपनी जमीन नहीं है ना, अगर उसका लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं देते तो उनको ऋण भी नहीं मिलता है, उनको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी नहीं मिलती है। सरकार इसमें अन्य तरीके से उनको मदद करने की कोशिश करती है। ऐसे में इन तरह के किसानों को तो खाद्य प्रसंस्करण जरूर अपनाना चाहिए। ये तो बेचारे कितने तरह से ऋण लेकर, कितने उपाय कर जतन कर दूसरे की खेत पर खेती करके अपने परिवार का जीविका चला रहे हैं। अगर इनको मान लीजिए कि अगर 50,000 रुपए की आमदनी हो रही महीने में, अगर ये खाद्य प्रसंस्करण करने लगे तो इनकी आमदनी 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी। तो इनके लिए तो बहुत जरूरी है, खास करके वैसे किसान जिनके पास अपना खेत नहीं है, उन्हें तो और खाद्य प्रसंस्करण की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आमदनी बढ़ाने का एक ही जरिया है। शुरुआत में भी मैंने कहा, फिर से दोहरा रहा हूं, एमएसपी से काम नहीं चलेगा। आप अपना खेत जोत कर अनाज पैदा करें या दूसरे की जमीन लेकर अनाज पैदा करें, आपको मिलने वाला एमएसपी ही है। और 100 में से 90 किसानों को एमएसपी का लाभ भी नहीं मिलता, जिसके लिए हमारे किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे कि सरकार को चाहिए कि एमएसपी की गारंटी करे। तो ये समझना पड़ेगा, जिस एमएसपी की गारंटी की बात हो रही है उससे भी अगर फायदा नहीं होगा तो उनको एमआरपी तक का सफर तय करना पड़ेगा, और एमआरपी तक का सफर तय करने के लिए उनको खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाना बहुत ही जरूरी है, आपके पास जमीन हो या ना हो। बिल्कुल, तभी एक बदलाव आ सकता है। राजीव जी, अगर देखा जाए जिन ग्रामीण परिवार की हम बात कर लेते हैं, खासकर कई ऐसे मजदूर वर्ग हैं जिनके पास ना तो जमीन है और ना ही कोई संसाधन, तो वो दूसरों की जमीन लेकर खेती करें तो उनको किस तरह से फायदा मिल सकता है और कैसे वो इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं? देखिए, आपने जो मजदूरों की बात की, बिहार में मजदूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारे दूसरे राज्यों में जाते हैं। आपने पिछले वर्ष लॉकडाउन में देखा था कि यही मजदूर अपने दूसरे जगहों से जाकर वापस लौटे थे, तो कितनी बड़ी कहानी बनी थी। जी बिल्कुल, कि कैसे ये वापस आ रहे हैं। हमें मजदूरों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, श्रम। दूसरा, मजदूरों के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जिसके पास कोई ना कोई हुनर ना हो। हम खाद्य प्रसंस्करण इकाई की बात कर रहे हैं तो इसमें कुटीर उद्योग भी हैं। आपके पास जमीन है, फसल पैदा कर रहे हैं, तो आप जरूर खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाइए। मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं है और आप खेती भी नहीं कर रहे हैं, आप एक मजदूर हैं, आप मजदूर परिवार हैं, आप दूसरे के घर मजदूरी करके या दूसरे के कारखाने में मजदूरी करके या दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करके अपनी जीविका चला रहे हैं, तो कृपया करके आप भी आए, लौटे अपने गांव, आप अपने घर में कुटीर उद्योग लगाएं। जो भी आपका हुनर हो, आप साबुन से लेकर अचार, पापड़, मोमबत्ती, सिलाई, कुछ भी बनाने का उद्योग लगा सकते हैं। आपको कढ़ाई, बिनाई, सिलाई, पेंटिंग, जूता, चप्पल, कुछ भी बनाने का कारखाना लगा सकते हैं। हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए किसी मजदूर ने अपने घर में, उसकी पत्नी बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई करती है और उसने घर में अपना सिलाई कढ़ाई का एक कारखाना लगा लिया, छोटा सा लगा लिया यूनिट। अब सवाल उठता है कि वो कैसे बनाएगी, क्या बनाएगी जो मार्केट में बिके। उसके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको सिलाई कढ़ाई कारखाना बनाने के साथ साथ हम उसको डिजाइनर कपड़ों के डिजाइन भी दे रहे हैं कि भाई ये डिजाइन लो, ये मार्केट में ज्यादा डिजाइन बिकता है, इस तरह के कपड़े को बनाओ। क्योंकि अगर आप उनको डिजाइन नहीं देंगे ना, आप उनको अगर मदद नहीं करेंगे तकनीकी ज्ञान से, तो कुछ नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल। अगर आप वो सपोज पेंटिंग बना रहे हैं, अगर कौन सी पेंटिंग सबसे ज्यादा डिमांड में, किस तरह की पेंटिंग को लोग पसंद करते हैं, ये अगर उसको बनाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल टेलर मेड पेंटिंग बनाएगा। अगर कोई जूता बना रहा है गांव में, हैंडक्राफ्टेड शूज बना रहा है, आपको भी मालूम है कि आजकल हैंडक्राफ्टेड शूज का कितना डिमांड है। अगर गांव में कोई जूता बनाकर उसको विश्व के बाजार में बेचना चाहता है, अगर उसके पास एक अच्छे जूते के डिजाइनर का डिजाइन उसको मिल जाए, उस तरह का डिजाइन बना सकता है, क्योंकि उसमें हुनर की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है जिस तरह से उसको इस आइडिया अवसर भी को देना आप बता पड़ेगा, रहे हैं, तो उसको मुझे लगता है जो पलायन पर देखिए बात होती है, और आपने वो तस्वीर देखी और किस तरह से लॉकडाउन में किस तरह से मजदूर पलायन कर रहे थे, अगर इस तरह से बदलाव आ जाए तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। राजीव जी, अगर बात कर ले प्रसंस्कृत उत्पादों की, हम बिक्री की बात करते हैं, तो उसकी बिक्री कैसी होगी, उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया अपनानी चाहिए? देखिए, प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री के लिए आप आजकल देख रहे हैं कि जमाना ऑनलाइन का है, डिजिटल से। हम आज कुछ भी चीज खरीदते हैं तो हम ऑनलाइन की तरफ अपना रुख करते हैं। कारण है कि हम ऑनलाइन, हमें चीजों, एक तो चीजें हमें घर बैठे मिल जाती हैं, आजकल सब लोग व्यस्त हैं, दूसरी हमें चीजें मार्केट से सस्ती दरों पर भी मिलती हैं जी। आज हम जो ऑनलाइन अपना किसानों की बिक्री के लिए हम भी एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करके बैठे हैं, और हमने भी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, काफी बड़ा, जो विस्तृत रूप से उसकी तैयारी की गई है। उसी पोर्टल के जरिए हम किसानों के उत्पाद को पूरी दुनिया में सारे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे, पूरे प्रचार प्रसार के साथ। क्योंकि किसान का प्रोडक्ट एक जगह मौजूद हो और पूरी दुनिया में अगर उपलब्ध हो जाने के लिए, तो लोग वहां से आकर खरीदेंगे। क्योंकि आप सीधे, आप किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं खरीद रहे। हर किसान अपना दुकान खोलकर उस हमारे पोर्टल पर अपना सामान सीधे बेच रहा है, अपनी कीमत पे। कीमत उसकी, सामान उसका, खरीदार कौन है? उपभोक्ता। अगर उपभोक्ता चाहे तो सीधे उससे बातचीत करके जो भी छूट लेना चाहे वो ले सकता है। यानी कि बिना बिचौलिए का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया हुआ है कि जहां पर किसान और उपभोक्ता के बीच सीधा संवाद होगा। आप सीधा उसका सामान देकर खरीद सकते हैं और सीधा उसको अपने, और हम लोग उसको घर तक उसके पहुंचाएंगे। हमारी जिम्मेदारी यह है कि आपने अगर किसान से उत्पाद खरीदा तो हम उसके उत्पाद को लेकर आपके घर तक पहुंचाएंगे। हम उसके गुणवत्ता के बीच में जिम्मेदारी लेंगे। हम ये भी तय कर देंगे कि आपने जो पैसा दिया है आप तक उसका खरीदा हुआ उत्पाद पहुंचे, यानी आपको पैसा नुकसान ना हो, यानी किसान का उत्पाद आपके घर तक पहुंचे, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी कंपनी लेगी और हम लोग लेंगे। तो हम एक बीच में सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम एक एग्रीगेटर हैं जो कि पहुंचाएंगे किसान के सामान को उपभोक्ता तक। लेकिन ये दुकान पूर्णतः किसानों का होगा। उपभोक्ता की राजीव जी, जिस तरह से आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया पहले ही सवाल पे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है जब हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, तो क्या अगर किसानों की बात की जाए तो किसान से बने सामान को खरीदने से सीधे तौर पर अगर खरीदते हैं तो उपभोक्ता को किस तरह से फायदा होगा? क्योंकि उपभोक्ता के मन में भी ये सवाल होगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप दाल की बात ले लीजिए या तेल की बात ले लें, जो आज का इन दोनों महंगा है। सरसों तेल की बात लें, सरसों तेल 200 रुपये मिल रहा है। दाल की कीमत बढ़ गई है। मैंने भी कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि 4-5 दिन पहले मैंने खबर देखी थी कि आटे की पैक्ड आटे की भी कीमत बढ़ गई है, 2 से 3 रुपए प्रति किलो। अब आप देखें, दाल उपभोक्ता जो खरीदता है वो 140 रुपए खरीदता है, और किसान दाल के एमएसपी कितना मिलता है किसान को? 63 रुपए। आप ये डिफरेंसेस देख रही हैं, 63 रुपए और 140 रुपए में क्या डिफरेंस है? अगर किसान सीधा अपना दाल बेचता है उपभोक्ता के लिए, और मान लीजिए कि वो 100-110 रुपए भी बेचता है, तो उसको तो लगभग दूना फायदा हो गया किसान को, और तो ये उपभोक्ता को अगर भी ये 20 से प्रक्रिया 30 को रुपए अपनाया की जाए छूट वाकई राजीव जी, तो देखिए किसान को तो फायदा होगा ही, उपभोक्ता को भी फायदा होगा। और मुझे लगता है जिस तरह से आपने इतना अच्छा एग्जांपल दिया, वाकई अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो किसानों के आत्मनिर्भर की बात कही जाती है तो किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने इस तरह से बताया कि कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जी हाँ, तो वाकई देखिए किसानों की फ्यूचर की बात की जाती है, भविष्य की बात की जाती है, तो आप ये समझिए जब किसान देश में मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। और किसान की बात की जाए तो आत्मनिर्भर होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो देश भी आत्मनिर्भर होगा। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।